सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। साथियों, आज हम एक ऐसे ज्ञान तीर्थ में बैठे हैं जो पत्रकारिता का देश दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान तीर्थ माना जाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ संग्रह में है। आपको पत्रकारिता की ABCD से लेकर दैनिक हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, कोई भी पत्र पत्रिकाएं, कुछ सब कुछ संग्रहालय है। अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है। हम पत्रकारों को बड़ी चिंता रहती है कि घर में साफ़ सफाई होगी, हमारी कटिंग्स कहीं खो ना जाएं, कहीं बिखर ना जाएं, मिले ना मिले। सोचो, हम अपनी खुद की कटिंग के लिए चिंता करते, लेकिन इस सप्रे संग्रहालय ने उन सब की चिंता की है जो देश दुनिया में जहाँ भी निकाल रहे हैं अखबार, उन सब का यहाँ संग्रह है। बल्कि यहाँ तक जिनको लगने लगता है कि अब मेरी उम्र हो रही है, आगे इसको कोई संभाल के रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, वो यहाँ भिजवा देता है। तो आज हम इस संग्रहालय के जो संस्थापक संयोजक हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका नाम सब जानते हैं, देशबंधु नवभारत में जिन्होंने पत्रकारिता में अपने एक तरह से नाम कमाया, जो उस समय लोग आज भी आदर्श से उनका नाम लेते हैं, विजय दत्त श्रीधर जी से आज हम आपको मिलवाएंगे। और कैसे कोई काम कर पाता है और कितना विशाल काम वो कर गए, शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा और किसी को नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ आएगा उसको ये समझ में आएगा कि इसमें कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत से ये काम किया गया होगा, कितना व्यवस्थित काम है। श्रीधर जी, आपका सार्थक संवाद में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपको इस संग्रहालय का विचार कैसे आया? मतलब ये एक बड़ा चुनौती वाला काम था। मध्य प्रदेश हिंदी गण के आदमी ने एक किताब लिखने का जिम्मा सौंपा। 80 के दशक में सागर विश्वविद्यालय और जबलपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का अध्ययन शुरू हुआ। उनके पाठ्यक्रम के लिए उसे समझा गया कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास भी लिख लिया जाए और ये बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि जो लोग पत्रकारिता करने के लिए जा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पुरखे कौन हैं, उनकी परंपरा क्या है, उनकी विरासत क्या है, उनके मान मूल्य मर्यादा क्या है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये काम मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे सौंपा। हमने कुछ मित्रों की सहायता से इस काम को पूरा किया। वो किताब लिखने का ये मान लीजिए कि मेरा पहला अवसर था। तो उसको मध्य प्रदेश को अलग अलग खंडों में बांटा और अलग अलग वहाँ के विद्वान जो वरिष्ठ जन थे उनसे लिखवाया। जैसे छत्तीसगढ़ का स्वराज प्रसाद त्रिवेदी, विंध्य प्रदेश का अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, महाकौशल का गंगा प्रसाद ठाकुर, भोपाल रियासत वाले हिस्से का भाई रतन कुमार। फिर हमको यहाँ कोई ठीक नहीं मिला आदमी इंदौर का, तो मालवा का जो हुआ वो राजेश बादल और शिवराज पटेल का। और जो मध्य भारत था उसका फिर मैंने दर्ज किया। और उसके बाद जब इकट्ठा हो गया तो इसका संपादन किताब का फिर मैंने किया। तो एक तरह से वो मेरे एक हिस्सा लिखा है, लेकिन संपादक के रूप में मेरा ही नाम है। तो जब संपादन करते समय ये सोचा कि भाई तथ्य यथासंभव अधिक से अधिक प्रामाणिक होना चाहिए। तो उसके जिसे कहते हैं प्रतिपरीक्षण, उसके लिए घूमे प्रदेश भर में। तो जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सब जगह जाना हुआ और ये पता किया कि पुरानी सामग्री कहाँ कहाँ मिलेगी। तो जिन लोगों के घर में सामग्री थी उनसे संपर्क किया। एक तो ये सामग्री किसी पुस्तकालय में या विश्वविद्यालय के पास भी नहीं है, कहीं ऐसा संग्रह नहीं। ये निजी तौर पर लोगों की, जिनके जिसे कहते हैं विद्या अनुरागी परिवार, ऐसे परिवार जिनमें पढ़ने का एक परंपरा रही है, पढ़ते भी हैं और जो चीज़ें हैं उन्हें हर दिवाली रद्दी में नहीं बेचते, बचा के रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे परिवारों के साथ हमारा संपर्क हुआ और तब एक बात ये समझ में आई कि कागज़ बड़ा जर्जर हो चुका है, ये पीली पत्तियां हैं और ऐसा हो गया जैसे थोड़ा जोर से खींच दो तो टूट जाए। तो ये एक तरह से सबकी चिंता ये थी कि भविष्य के लिए इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये अमानत हमको जो सबसे ज़्यादा पुराना सामान, सबसे महत्वपूर्ण सामान
सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया वो थे जबलपुर के पंडित रामेश्वर गुरु। ये जो हिंदी के पाणिनि कहलाते हैं, व्याकरणाचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु, उनके बेटे, हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार, अंग्रेजी के बहुत अच्छे पत्रकार और गणित के आदर्श अध्यापक। तो गुरु जी के यहाँ 2 पीढ़ियों का सामान कामता प्रसाद जी का और उनका रखा था। समझ लो एक पूरा कमरा भरा था बिल्कुल। उनसे क्योंकि जबलपुर हमारा कार्य क्षेत्र रहा, संपर्क था, और वो हमारे जो बड़े मोशियानी सरस्वती के संपादक है देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त, हमने देवरी वाले सागर देवरी, उनकी उनसे मित्रता थी भी अच्छी। तो उनसे बहुत घरों अच्छा पारिवारिक रिश्ते बन गए थे। तो उन्होंने भी ये चिंता व्यक्त की, बोले कि भाई विजय ये देखो ये सामग्री रखी तो है अब, लेकिन हमने 2 पीढ़ी का संभाल लिया, लेकिन अब जो पीढ़ी है ये मुझे नहीं लगता कि फिक्र कर पाएंगी। दूसरा उनका ये भी था कि व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं इनके उपचार करना, उसमें बड़ा पैसा लगता है, बड़े समय लगता है, ये लगता है ये लोग अपने जीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आपाधापी में लगे हैं, ये क्या कर पाएंगे, रुचि भी नहीं होती सब में। तो अगर हम के गुरु जी फिर उसको कहीं इकट्ठा करके बनाते हैं कोई कार्यक्रम, तो हम चूँकि उसके पहले मध्य प्रदेश आंशिक पत्रकार संघ के बैनर में जगह जगह जिलों में और संभाग में जाके कार्यशालाएँ किया करते थे, और उसमें वरिष्ठ पत्रकारों को और अच्छे विद्वानों को बुलाते थे पत्रकारों को गाइड करने के लिए। तो एक छवि बनी हुई थी कि ये लोग अकादमिक प्रकृति के काम करते हैं, ये तो मेरी वो व्यक्तिगत छवि मुझे बहुत काम आई। फिर उन्होंने बोला कि देखो भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पूछो। तो कहने लगे कि तुम्हें लोकप्रिय होने की बीमारी तो नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप बताइए लोकप्रिय होने की बीमारी क्या मतलब है। कहने नहीं लोकप्रिय यदि हो गए संकोच करो, किसी ने कहा हमको दे दो किताब या हम कोई पत्रिका दे, हम 2 दिन पढ़ के देते हैं तो आप दे दोगे। यदि बीमारी नहीं होगी लोकप्रिय होने की तो आप परवाह नहीं करो, कह दो हम नहीं देते, यहीं बैठ के पढ़ लो। अपनी बात समझ में आ गई। मैंने गुरुजी आप तो केवल ये कह रहे हैं बीमारी पूछ रहे हैं, हम बहुत उजट हैं इस मामले में, हमारे यहाँ से एक पत्नी पन्ना भी यहाँ से वहाँ नहीं ले जा पाएगा, वहीं बैठ के पढ़ना। कल हाँ सेंटर, ऐसे सेंटर में आप पढ़ने वालों की टेबल लगाइए और उसके चारों कोनों से आपके कर्मचारी, तो नहीं गुरुजी कर्मचारी नहीं करेंगे इसमें, अपन कार्यकर्ता करेंगे। कल हाँ ठीक है, उनके चारों कोनों से कार्यकर्ता में निगरानी रखेंगे। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि एक देखो जब आपके यहाँ रिसर्च स्कॉलर आए, क्योंकि वो लाइब्रेरी चलाने पक्ष में नहीं थे, तो किताब इशू कर दी यार बाबा ये धंधा नहीं, रिसर्च सेंटर यहीं बैठ के पढ़। तो कहने लगे कि जो रिसर्च कर रहे हैं पे ऐसे नज़र रखना जैसे चोर आ गए हैं, और यदि प्रोफेसर आए तो ऐसे नज़र रखना जैसे डाकू आ गए हैं। अभी बहुत कठोर शब्द हैं। तो मैंने उनसे कहा 2 मिनट तो सन्नाटा। फिर मैंने कहा मैंने गुरुजी मेरी जहाँ तक जानकारी है आपके परिवार में 4 पीढ़ियों से अध्ययन अध्यापन का ही काम हो रहा है। आपके दादा संस्कृत के अध्यापक थे, बहुत प्रकांड पंडित थे। आपके पिताजी तो जो आज पीजीवीटी कॉलेज होते हैं, ऐसा पहले नॉर्मल स्कूल हुआ करते थे, उसके सुपरिटेंडेंट रहे हैं कामता प्रसाद जी। आप स्वयं अध्यापक हैं, आपके एक भाई जो है दूसरे वाले वो प्रोफेसर हैं, फिर आप एक उनका बेटा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। आपके 4 बेटे में से 3 सेंट्रल स्कूल में हैं और एक बेटा लाइब्रेरियन है। फिर आपके 3 बहुएं सेंट्रल स्कूल में हैं। तो 1, 2, 3 और 4 पीढ़ी आप यहाँ अध्यापन के काम में हैं। आपको लगता नहीं आपने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। कह रहे लगता तो है हमको, हमें नहीं लगता, तुम्हें लगता होगा। और फिर गए उठ के, अच्छा बड़ा गोरा रंग था उनका, लाल गुराई अपन कहते हैं जैसे गाँव में, तो गुस्से में तमतमाए लाल हो जाने लगे। गए इतनी किताब इकट्ठा लगा हमारे जोर से पटक दिया। तो अपन बुंदेलखंड में जैसे बोलते हैं ना, वो बुंदेली में बात करते हैं, क्या देख लो सारा अभी आप नहीं यहाँ होता है सब। अब हमने पहली किताब उठाई तो उसमें वो था मुकुंद नाम का कविता संग्रह, सुभद्रा कुमारी चौहान का। और पहली प्रति थी उसकी जो उन्हें भेंट की थी उन्होंने, उस पर लिखा हुआ था प्यारे प्यारे मुल्लू भैया को स्नेह और आदर के साथ समर्पित, और नीचे दस्तखत था बिल्लू रानी। उन्होंने पूछा उनसे कि मुल्लू भैया कौन है? कहला हम। और मैंने कहा बिल्लू रानी? कहला सुभद्रा जी। वो उनकी बहन थी, मुँह बोली बहन। जबलपुर भाई सभी प्रमुख लोग बहन थी वो, क्योंकि उन्हें पति पत्नी का ठिकाना नहीं था, कब बाहर आए कब जेल चली जाए। दोनों फ्रीडम फाइटर थे। तो मुझे लगा कि यार इसने प्रेम से नहीं चीज थी। उसमें से लोगों ने 16 पेज फाड़े थे, 16 पन्ने।
तो मैं समझ गया कि इनके जो नाराज़गी है और जो कई लोगों को बताते नहीं थे ये जायज़ है इनकी गुस्सा। तो मैंने गुरुजी आप तो इसलिए कह रहे हैं, आपने तो ठीक है देना बंद कर दिया लोगों को बताना, हम आपको ये वादा करते हैं कि हमारे यहाँ यदि एक कोना भी टूट जाएगा तो हम इस तरह से बेइज्जत करेंगे कि वो दुनिया में चर्चा का विषय बन जाए कि यार ये लोग इतने इस तरह असभ्य व्यवहार करते हैं, तो दंड व्यवहार करते हैं, तो इतनी बदनामी हमारी हो जाएगी, लोग हमारे समाज को चुराने से या नष्ट करने से डरेंगे। तो ऐसा बाद में एक दो घटना में हुआ भी ऐसा। तो बहरहाल उन्होंने देना शुरू किया, एक बार में नहीं दिया, अच्छा, किस्तों में आ गया सामान। उसके बाद माखनलाल जी के यहाँ की पूरा सामग्री आई। माखनलाल जी के पास बहुत बड़ा कलेक्शन था, उनके छोटे भाई ने दिया। वहाँ कर्मवीर की फाइल और एक उसकी प्रभा की एक फाइल, वो तो उन्होंने माखनलाल विश्वविद्यालय को दी थी। बाकी सब सामग्री हमारे यहाँ आई। ब्रजभूषण जी बहुत भरोसा आपके यहाँ कर्मवीर भी तो है। अरे पूरी फाइल है कंप्लीट। तो ये ले आए। उसके बाद तो ऐसा सिलसिला लगा कि देश भर में, दिल्ली से जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, बहुत बड़ा नाम पत्रकारिता में, पटना से आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव, संस्कृत के प्रकांड पंडित, कोलकाता से डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, हिंदी के महान निबंधकार, ललित निबंध में बहुत बड़ा नाम है उनका, और हिंदी पत्रकारिता पर उनकी जो पीएचडी की थीसिस है उसे क्लासिक माना जाता है, क्लासिक कोटि की, इतना बड़ा काम है उनका। नारायण दत्त जी बेंगलुरु से, बालस्वामी रेड्डी जी चेन्नई से, ऐसे जगह जगह से फिर सामग्री आना शुरू हुई। डॉक्टर शिवगोपाल मिश्र और उनके ससुर तिवारी जी, उदय नारायण तिवारी जी, उनकी सामग्री आई। आज सपने संग्रहालय में 5 लाख पृष्ठों से ज़्यादा सामग्री है। 5 लाख से ज़्यादा, 5 करोड़ पृष्ठों से ज़्यादा सामग्री है, पृष्ठों से। हाँ, यहाँ लगभग 30,000 समाचार पत्र पत्रिकाओं की फाइलें हैं। कंप्लीट फाइलें नहीं हैं, लेकिन हैं। लेकिन जैसे हिंदी में रिसर्च करने वालों के लिए सरस्वती, विशाल भारत, चांद, सुधा, माधुरी फिल्म वाली पत्रिका नहीं, साहित्य वाली पत्रिका, माधुरी, मधुकर, प्रेमा, आपका मर्यादा, मनोरमा, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयोग, दिनमान, ये जो बच्चों की पत्रिकां आती हैं, अरे दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयोग की संपूर्ण फाइल है। ये उनके प्रकाशकों के यहाँ रिकॉर्ड में भी नहीं है। ये सरस्वती की 75 साल की फाइल है। ये सबसे बड़ा आकार। गांधी जी की पत्रिकाएं, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये कंप्लीट सेट है। प्रेमचंद की 2 पत्रिकाएं, हंस और जागरण। विज्ञान की पत्रिका हिंदी में 1915 में शुरू हो गई थी, अभी भी निकल रही है। उसकी फाइल पूरी यहाँ मिल जाएंगी। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, अंग्रेजी की बहुत बड़ी पत्रिका मानी जाती थी, उसकी पूरी फाइल मिल जाएगी यहाँ। फिर यहाँ इतिहास की दृष्टि देखें तो होलकर स्टेट गजट, ग्वालियर स्टेट गजट, बड़वानी स्टेट गजट, धार स्टेट गजट, देवास स्टेट गजट, ओरछा स्टेट गजट, ऐसी गजट है। उनका तो इतिहास उसमें मिलता है। इतिहास पर इतनी बड़ी सामग्री है, खासतौर से फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में, आज़ादी की लड़ाई के समय की, वो लगभग हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सामग्री है। ये हमारे आज़ादी की लड़ाई हो या समाज सुधार, इन आंदोलनों के जितने भी महापुरुष महानायक हुए उनकी सारी सामग्री हमारे यहाँ मिलेगी। गांधी जी का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ से। गांधी जी की वाङ्मय है उनका। गांधी जी की उनने किताब तो कम लिखी है, उनके भाषण वगैरह कलेक्शन किए लोगों ने, लेकिन गांधी जी पर दुनिया भर में सब भाषाओं में लिखा गया है। हजारों किताबें लिख ली गांधी जी पर। भाई उससे गांधी जी बड़ा आदमी पिछले 2000-2500 साल पैदा हुए हिंदुस्तान में। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के बाद महात्मा गांधी सबसे बड़ा भारतीय थे। और अब आगे इस तरह का आदमी कोई होगा भरोसा नहीं। उनका पूरा वाङ्मय यहाँ मिल जाएगा। लोग पढ़ने, हाथ की लिखी पांडुलिपियाँ जो होती है, कम से कम 1000 पांडुलिपियाँ यहाँ। एक तो पांडुलिपि 1512 की है, ये इतिहास है। गजेटियर नए तो गजे सब जगह मिल रहा है, लेकिन पुराने गजेटियर हमारे यहाँ हैं। ईयर बुक जो निकाली, अपने एनुअल रजिस्टर निकालते थे अंग्रेज, हर साल की घटनाओं का ब्यौरा, वो हमारे यहाँ की पूरी सीरीज मिल जाएगी। इंसाइक्लोपीडिया 1870-75-76 की, वो भी अंक मिल जाएंगे, नया भी मिल जाएगा। 1000 से ज़्यादा और हमारे यहाँ डिक्शनरी हैं हिंदी और तमाम भारतीय भाषाओं की। तो ये हैं। और अब विषयों में देखें तो इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, इनकी ढेर सारी किताबें मिल जाएंगी।
साहित्य में देखो, हिंदी साहित्य की 1,66,000 किताबें हैं, 1,66,000। फिर इसके अलावा उर्दू साहित्य की है, संस्कृत साहित्य की है, गुजराती और मराठी साहित्य की हैं। अनुवाद कम से कम 2-3 हज़ार 4,000 किताबें अनुवाद की हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो बांग्ला साहित्य का अनुवाद है, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सबकी। तो आज पहले जब शुरू किया था तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों ने लाभ उठाना शुरू। सबसे पहले 2 विद्यार्थी मध्य प्रदेश के आए थे। आज पिछले 41 वर्षों में 1,238 शोध छात्रों ने सप्रे संग्रहालय की सामग्री के आधार पर अपनी पीएचडी और डीलिट की रिसर्च पूरी की है। उनको डीलिट अवार्ड हुए, डिग्री अवार्ड हुए 1,238। और पहले मध्य प्रदेश के आते थे, फिर हिंदुस्तान के कोने कोने से विश्वविद्यालय से आने लगे, और उसके बाद अब दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, इनके विद्यार्थी बाकी यहाँ पढ़ते हैं। तो आज दुनिया में सप्रे संग्रहालय का नाम है इसलिए कि यहाँ सबके काम की सामग्री है। सप्रे संग्रहालय के पास कभी धन इकट्ठा नहीं हुआ, जितनी जरूरत होती आता जाता तो परेशानी हमेशा बनी रहती है। लेकिन सप्रे संग्रहालय पर इतना भरोसा करते हैं लोग कि लोगों ने अपने घरों से निकाल के सारी सामग्री है, ये सामग्री खरीदी नहीं गई है, ये सबसे दान में मिली है। और हम लोग कोशिश करते हैं तो उनका नाम लगा के, या तो देने वाले का नाम लगा है या फिर उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों का नाम है। जैसे दिनमानी की वो दिख रहा है यहाँ अलमारी के लिए, तो नितिन मेहता जी के यहाँ से आइए, जो हमारे आकाशवाणी के और बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे वो भोपाल के। लेकिन इसमें हमने अज्ञेय जी और रघुवीर शाह का नाम भी लगा के रखा है, जो इसके सबसे महत्वपूर्ण संपादक हुए। ये देश दुनिया में कहीं दूसरा संग्रहालय है क्या? इस तरह का संग्रहालय कहीं नहीं है। अमेरिका में एक म्यूजियम जरूर शुरू हुआ न्यूयॉर्क में, वो डिजिटल वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि छपे हुए और लिखे हुए शब्द का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन पत्रकारिता का जो नया पैटर्न है, आपके यहाँ कैमरे भी देख रहे हैं हम, टीवी भी, रेडियो भी, ये सब भी आए हैं। ये सब लोगों ने दान की, क्योंकि ये तो सब मीडिया का ही हिस्सा है ना ये। और जैसे एक रेडियो आपने देखा होगा यहाँ जेमनी जी के यहाँ से आया है, कमलेश जेमनी, उनके पिताजी हरकृष्ण जेमनी, उनके पिताजी वो तो सराफे का काम करते थे, दुकान थी उनकी। हरकृष्ण जेमनी लेकिन फोटोग्राफर हुए, और उनके बेटे कमलेश जेमनी, राकेश जेमनी। तो जब गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, तो चर्चा फैली। तो उस समय एक ही रेडियो हाउस नाम की एक दुकान थी रेडियो की भोपाल में, चिंतावन चौराहे पे। तो दौड़ के गए, एक रेडियो खरीद के लाके लगवा लिया अपने यहाँ। तो सारे मोहल्ले के लोगों ने वहाँ बैठ के देखा, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत सीरियल में होता था कि गांव के गांव, मोहल्ले भर के लोग आके इकट्ठे हो जाते थे, देखते थे। ऐसा उनके समाचार सुना लोगों ने। अब वो अपने आप में खुद एक रेडियो नहीं है, अब वो एक दस्तावेज है। बिल्कुल। एक ग्रामोफोन रखा 1931-32 का, उसमें राय बहादुर हीरालाल की आवाज़ में रिकॉर्ड है। राय बहादुर हीरालाल ने मध्य प्रांत के जो हमारी आदिवासी वो जो हैं जातियाँ, उनके बारे में बहुत काम किया। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, दुर्लभ दस्तावेज है। तो वो रेडियो और उनके वो लाख वाले पहले रिकॉर्ड होते थे, जिनमें वो HMV होता था, ऐसी पिन घूमती थी, रिकॉर्डर रहता था, उसमें पिन रख दी थी। वो है हमारे यहाँ, क्योंकि वो दस्तावेज है। बिल्कुल। तो इतना अमूल्य खजाना यहाँ संग्रहित हो गया। अब जैसे हम लोगों को, पत्रकारों को लगती दीपावली पे जिंदगी के बाद, आपको आगे भविष्य की चुनौती नहीं लगती? कितना अमूल्य खजाना ये कैसे संरक्षित सुरक्षित रहेगा? ये बढ़ोतरी है। हमने कई तरह के प्रयोग बिना घोषणा किए चलाए कि ऐसे बचाएंगे, हमारे बाद ये काम किया, लेकिन जमा नहीं। अब कोशिश ये कि अपने परिवार में हम कोशिश कर रहे हैं ये कि भाई इसमें आजीविका के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी आजीविका चलाते हुए, जैसे हम भी नौहर में नौकरी करी, माखाला सर्विस में 5 साल रहे, तो हमारी आजीविका वहां से थी। आज हमारी व्यवस्था बच्चे कर रहे हैं, तो आजीविका वहां से थी, मिशन ये था। तो ये उनसे भाई आजीविका का प्रबंध कर रखना। तो संग्रहालय आपको आजीविका नहीं देगा, तो संग्रहालय आपको संतोष देगा कि आपने अच्छा जीवन जिया, अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि जिन लोगों के अखबार ये निकले हैं, पत्रिकाएं, उनके पास ऐसा संग्रह नहीं होगा जो आपके पास इतना सुरक्षित है। नहीं, बचना संभव नहीं। कि कागज क्या होता है, अखबार के कागज की क्वालिटी तो वैसे भी अच्छी नहीं होती, गुणवत्ता। किताब की कागज की गुणवत्ता तो फिर भी थोड़ी अच्छी होती है, तो जल्दी नष्ट हो जाता है। अब लेकिन क्या किया, इसको कैसे बचाएं? तो ये सब बंद रख दिए हैं।
वहाँ लिखा हुआ नाम आपको दिख रहे हैं, ये देख लो आप, ये प्रमाण है। अब आपको पढ़ना है रिसर्च के लिए, तो इसका 27 लाख पन्नों का डिजिटलीकरण हो गया है। अच्छा, उनका स्कैन करके उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है और उनके चित्र हैं। तो हमारे यहाँ वहाँ 2 कंप्यूटर भी रखे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल के, कि आप आइए बैठिए यहाँ, वो हार्ड डिस्क लगा दी जाएगी, आप पढ़िए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये है इनका सब कुछ डिजिटलाइजेशन 27 लाख पन्नों के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराने, तो वो हम लोगों ने कर दिया। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये अगली पीढ़ियों के लिए भी उसकी व्यवस्था बनी रहे, ये नष्ट ना हो और उनका काम भी चलता रहे। एक तो इसको पहली जवाबदारी कि इसको बचा के रखा जाए। तो गुरुजी कहते थे हमारे घर में रखा तो हमारी संपत्ति नहीं है, तुम्हें दे दिया तुम्हारी संपत्ति नहीं है। ये उनकी अमानत है, जो पीढ़ियाँ अभी पैदा होना है तो उन तक सुरक्षित पहुँच जाए। पत्रकारिता ने आज़ादी के आंदोलन में अलग जगह आई। आज क्या चुनौती है पत्रकारिता के सामने? पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता की है। ये जो 1991 में हमारे यहाँ बाजारवाद औजारवाद का धंधा आया, उसके बाद मूल्य बदल गए जीवन के, नैतिक मूल्यों को भी गिरावट। आज कोई हमारे सामने बड़े लक्ष्य नहीं है। पत्रकारिता के बारे में एक धारणा ये है और बहुत सही है कि जब हमारे सामने कोई विकट चुनौती होती है तब हमारा सर्वश्रेष्ठ निकल के सामने आता है। अब इस समय आज़ादी के बाद लोग इसको भूल गए। तो पत्रकारिता को एक लोक प्रहरी और लोक शिक्षक के दो भूमिकाएं निभाना चाहिए, वो दोनों नहीं निभाई तो धीरे धीरे वो व्यावसायिकता की तरफ बढ़ गया। व्यवसाय होना बुरा नहीं है, जैसे बाजार होना बुरा नहीं है। बाजार समाज में हमेशा रहा है, आगे भी हमेशा रहने वाला है। बाजार हमारा सहायक और सेवक है। बाजार हमारा स्वामी होगा तो विकारग्रस्त हो जाएगा। तो बाजार होना खराब नहीं, बाजारू होना खराब है। ऐसे ही पत्रकारिता में भी ठीक है, पहले मिशन था, लेकिन सबके सब लोग उस समय फ्रीडम फाइटर नहीं थे। वो आज भी सबके सब खराब नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छी पत्रिकाएं भी हैं, अच्छे माध्यम भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग लोभ के आगे हार जाते हैं। अब पहले पीर बावर्ची भिस्ती का संपादक ही होता था, वो मशीन में वो रोलर से स्याही भी लगा लेता था, बंडल ही बना देता था, डाक खाने में डाल भी आता था, और इससे उसका मान घटता नहीं था। फटे कपड़े थे, 2 टाइम की रोटी का पक्का भरोसा नहीं था, लेकिन इज्जत बहुत थी उसकी, तो उसका नैतिक बल बहुत बड़ा था, इसीलिए वो समाज का अगुआ होता था। अब हम साधन सुविधाओं के दौर में, पत्रकार को वेतन अच्छा मिलना चाहिए, पत्रकार की सेवा शर्तें अच्छी होना चाहिए, पत्रकार को साधन सुविधाएं मिलना चाहिए, और जब एक लोकतंत्र है, स्वतंत्र देश है, तो संरक्षण भी मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए पत्रकार को अपने मूल उद्देश्य से डिगने की जरूरत नहीं है। तब पत्रकारिता के मिशन को छोड़ता, आज पत्रकारिता का मिशन दूसरा है। आज मिशन ये है, वो होना चाहिए कि हम एक नए देश का, मजबूत देश का निर्माण करें, आत्मनिर्भर देश का निर्माण करें, हम एक अच्छा जागरूक समाज पैदा करें। और इस जागरूक समाज को पैदा करने में लोग कहते हैं कि जो लोग सवाल नहीं पूछते वो मूर्ख होते हैं। जिनके मन में सवाल उठता ही नहीं है वो नपुंसक होते हैं। सवाल पूछो, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, बिना डरे सवाल पूछना, लेकिन उलझलू सवाल पूछना नहीं। पत्रकारिता में पत्रकार ना तो पक्ष होता है ना विपक्ष होता है, वो जनपक्ष होता है। जो 150-200 रुपया महीने रिचार्ज करवा के चैनल देखता है, 5 रुपया रोज खर्च करके अखबार खरीदता है, वो 5 रुपये दे के अखबार खरीद, वो है मालिक अखबार का। वो रिचार्ज करवाता, वो चैनल का मालिक वो है। तो मशीन और बिल्डिंग और ये सब तामझाम खड़े किए हैं, वो उनके मालिक हैं, वो समाचार पत्र या माध्यम के मालिक नहीं हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और काम करने में हम वैसे भी कौन रोज कौन मुठभेड़ करता है, लेकिन हमें वो तरीका आना चाहिए कि हम अपनी बात ढंग से कह सकें, सलीके के साथ कह सकें। यदि अभी कहन साफ सुथरी हो तो बड़ी से बड़ी बात कही जा सकती है। पत्रकारिता पहले प्रिंट थी, अब इलेक्ट्रॉनिक, अब यूट्यूब, बहुत सारी पत्रकारिता में आ गए। इसमें क्या बदलाव, क्या अंतर आया? देखिए, एक तो छपे हुए और लिखे हुए शब्द की जो महत्ता है वो हमेशा रहने वाली है। टेलीविज़न छपे हुए अखबार का या पत्रिका का स्थान नहीं ले सकता। टेलीविज़न की सीमा है कि इतने सेकंड की दिखाना है, पूरी खबर जानना है, उसकी पृष्ठभूमि जानना है,
उसके भविष्य की पड़ताल यदि करना है तो वो अखबार में ही होगी। तो ये महत्व टेलीविज़न में, लेकिन जो आजकल जो प्राइम टाइम में जैसे बहस हो रही है वो बहुत फूहड़ हो रही है। एक तो कोई विशेषज्ञ नहीं बैठते जिन्हें विशेषज्ञ के नाम बुलाते, क्योंकि विशेषज्ञ यदि सचमुच विशेषज्ञ होगा तो उसको इतनी फुर्सत कहाँ तुम्हारे यहाँ बैठ के रोज़ बकवास कर सके। फिर उसमें किसी तरह की बदतमीजी, बदसलूकी, बदजुबानी करके जो टीआर भी बड़ा धंधा होता है, उलझल हरकत करवा के, उसका कोई औचित्य नहीं है। जो समाचार माध्यम है गंभीर माध्यम है, एक जिम्मेदारी का माध्यम है। आपको लोग फोर्थ स्टेट कहते हैं, लेकिन आप तो फोर्थ चौथे खाने के आदि बने हुए हो। फोर्थ स्टेट की तरह आपको व्यवहार करना आना चाहिए। खबर पालिका के महत्वपूर्ण दायित्व है, तभी लोग आपको सम्मान देंगे। और सम्मान क्यों नहीं मिल रहा आजकल? अब आपसे लोग डर रहे हैं, आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं। और ये इसके लिए कोई तस्तरी में रख के इज्जत दी नहीं जाती, इज्जत तो कमाई जाती है। तो इज्जत अर्जित करने के लिए आपको एक गंभीर माध्यम बनना पड़ेगा। सोशल मीडिया में बहुत सत्यानाश हो रहा है। सोशल मीडिया जब आया, बढ़ा, शुरू हुआ, पनपा, तो ऐसा माना गया कि ये अभिव्यक्ति का लोकतंत्र है। हमने संपादक को खबर बताई, उसे नहीं छापी, हम उसे ही कह सकते। लेकिन अब हमें नहीं बताना है, आप नहीं छापते मत छापो। हमने सोशल मीडिया डाल दी, चली गई। अब डालने वाले में यदि गंभीरता नहीं है, वो इस माध्यम का महत्व नहीं समझता, उसकी जिम्मेदारी नहीं समझता है, तो फुहड़ता से काम करेगा। तो 90% जो सोशल मीडिया है वो तो सैर सपाटे की वो डाल रहा है, पिक्चर रील बना के यूट्यूब बनाते हैं। वो शादी की सालगिरह, किसी की बरसी, किसी का जन्मदिन, ये कर रहे हैं। अश्लीलता कितनी परोस रहे हैं, नाच गाने, ये सब तमाशे। ये माध्यम काम नहीं, मनोरंजन नहीं है ये। यदि संवाद माध्यम है तो मनोरंजन उसका विषय नहीं है, उसके लोग सिनेमा देखे जाके। लेकिन ऐसा करके 90% हमारे साधन और हमारी शक्ति और सामर्थ्य नष्ट हो रही है। लेकिन 10% बहुत जिम्मेदारी की बात भी कर रहे हैं, जिसे आप छुपाना है। लोग कहते हैं ना कि खबर कौन सी होती है, जिसे लोग छुपाना चाहते वो खबर है, बाकी सब प्रचार। बिल्कुल सही। तो हम यदि जगह जगह की बहुत सारी चीज़ें प्रकट करते हैं, उस माध्यम का सदुपयोग करना यदि हमें आ जाए तो फिर वो बड़ा ज़रूरी माध्यम है। अन्यथा एक दिन अपने उस बोझ से नष्ट हो जाएगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान में 2 प्रेस आयोग रहे। जब पहला प्रेस आयोग बना था तो 1955 में जो आपका हमारा वो बना, बेज बोर्ड लागू हुआ, काम की शर्तें वगैरह तय हुई, वो उसी पहले प्रेस आयोग की देन थी। उसी दौर में हमको संसद और विधानसभा की कार्रवाई की रिपोर्टिंग का अधिकार मिला, उसको फिरोज गांधी एक्ट कहते हैं। दूसरा प्रेस आयोग बना 80 के दशक में, फिर कुछ चीज़ें हुई लेकिन कुछ अधूरी रह गई। अब इस समय देश को एक मीडिया आयोग की ज़रूरत है। अच्छा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अपना काम पूरा नहीं कर सकी ढंग से, क्योंकि नख दंत विहीन थी, उसके कहर का किसी पर असर नहीं होता। पहले थोड़ा संकोच भी था, अब तो वो भी खत्म हो गया। तो उसकी अब कोई ना इज्जत है, ना कोई उसको महत्व देता है, ना कोई उसकी मानता है। एक तीसरा मीडिया आयोग बनना चाहिए, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया भी एक पार्ट है। इसको लेके अध्ययन करें, इसकी एक आचार्य संहिता बनाए और वो सरकार के दखल के बिना चलना चाहिए काम, और उसका नियमन नियंत्रण होना चाहिए। हर एक उसकी केंद्रीय वो हो, और हर राज्य में उसकी एक इकाई हो, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कोई रिटायर्ड वहाँ उसका हेड हो, और राज्यों में हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश रहे हो, रिटायर्ड जज, और वो नियमन नियंत्रण की बात करे। क्योंकि दुनिया के किसी देश में ऐसी अंधेरगर्दी नहीं है कि आप जो चाहो सो करने के स्वच्छंद हो, उद्दंड हो, ये नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जवाबदारी दूसरे किसी भी व्यवसाय की तुलना में, पत्रकारिता की जवाबदारी समाज के प्रति ज़्यादा है और बड़ी महत्वपूर्ण, नाजुक है। बिल्कुल फेक न्यूज़ से बचना चाहिए। आपके समय सरकारों से जो सम्मान था, विश्वास था कि आपसे मुख्यमंत्री भी सलाह लेते थे, सरकारों में आपका एक सम्मान था उस दौर की पत्रकारिता का। आज जो पत्रकारिता कई बार उनको मिलने का समय या जो अविश्वास आ गया, इसके पीछे क्या कारण है? हम लोगों के दौर में एक अच्छी बात यह थी कि यदि हमने मान लो किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी लिख दी तो मुख्यमंत्री बुरा नहीं मानते थे, उसको लेकर वो ना ऐसा रंजस नहीं पालते थे। उन्हें लगता था कि पता नहीं क्या बात है, पता करो इसके पीछे पीछे क्या क्या चीज़ है, और उसको पढ़ते थे ध्यान से। वो कई बार उस पर सुधार की कार्रवाइयाँ भी होती थी। तो वो
यदि किसी ने, एक तो हमें लोग विरोध के लिए विरोध नहीं लिखते थे, जैसा विषय है, जैसा प्रसंग, उसके अनुसार लोग लिखते थे। टिप्पणियाँ भी होती थी, उस पर कार्रवाइयाँ भी होती थी, लेकिन निजी संबंध कभी खराब नहीं होते थे। लेकिन निजी संबंध में ये भी नहीं होता था कि हम लोगों को, जैसे हमने अपने दौर का बताया, हमको विज्ञापन के लिए कभी किसी से नहीं कहना पड़ा। वो उनका अलग सिस्टम था, विज्ञापन वाले का वो अलग तंत्र था। दूसरे, अब अखबार वालों के दूसरे धंधे भी बहुत सारे हो गए हैं, तो उनका भी एक बोझ वो इसी अखबार पे डला है, ये कवच के तौर पर काम आता है। ये वो कह रहे बाजार खराब नहीं है, बाजार नहीं। जब आप उससे मुख्य ध्येय से हटोगे, इतने खर्चे क्यों बढ़ा लिए? हमको 2-2 पेज में रोज के अखबार में टेलीविजन और फिल्मों की हीरो हीरोइनों की किस्से कहानी को छापना चाहिए, तो 20 पेज का अखबार क्यों होना चाहिए? 10 पेज में, 12 पेज में काम हो सकता है। हम विदेशों की इतनी सारी खबर छापते हुआ, विदेश खबर जो घटना बड़ी हो वो छापो। विदेशों में तो भारी खबर नहीं छपती इतनी बड़ी, किसी देश की नहीं छपती, अपनी खबरों में मस्त रहते हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को खर्चे भी घटा सकते हैं। ये अनर्गल जो प्रतिस्पर्धा होती है, फुहड़ चीज़ों की प्रतिस्पर्धा होती है, इससे बचें तो इसकी थोड़ी सी लागत और उसको चलाने के जो खर्च हैं वो भी कम हो, उसको देखना चाहिए। और पत्रकार को अपने मूल काम से नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसकी भाषा में संयम होना चाहिए, शालीनता होना चाहिए। एक आप में दृढ़ता अलग चीज़ है, अच्छी चीज़ है, और उद्दंडता खराब चीज़ है। तो आप टू को लिख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कटु लिख रहे हैं तो गड़बड़ है। तो आपको अब तो भाषा का सलीके ही नहीं है लोगों को। पहले एक ज़माना से अब हिंदी गद्य के विन्यास में हिंदी के समाज पत्रिकाओं की बड़ी भूमिका थी। हिंदी के कितने सारे शब्द हमारे आज और दिनमान और कर्मी जैसे अखबारों में दिए हैं। अब वो सब बंद, अब तो अंग्रेजी के शब्द ठूसो उसमें, क्यों ठूसो भाई? यदि अंग्रेजी पढ़ाना है तो हिंदू के जैसा अच्छा अखबार निकालो, क्या कौन रोकता है आपको? तो जिस भाषा का अखबार उसी भाषा में रहे। जो सब दूसरी भाषाओं शब्द आते हैं और जमाने से आते दुनिया भर की भाषाओं में आते हैं। हमारे सैकड़ों हजारों शब्द ऐसे होंगे दूसरी भाषा हिंदी में चल रहे हैं। अंग्रेजी में हिंदी के बहुत सारे शब्द ने लिए। सारी दुनिया में ये शब्दों का आदान प्रदान चलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। ये भाषा इससे अशुद्ध नहीं होती है, भाषा व्यापक और समृद्ध होती है। लेकिन अनर्गल तौर से ढूंढो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आने से स्टूडेंट नाराज। अब ये कौन सी भाषा है? और जो संपादक और जो संचालक इस भाषा की तरफदारी करता है, उनसे अधिक भाषाओं का शत्रु कोई नहीं हो सकता। सब भाषा को अपने मर्यादा मान। भाषा के लिए बोलचाल के माध्यम थोड़ी है, भाषा एक संस्कृति की संभाग होती है। भाषा आपकी अस्मिता का प्रतीक है। तो ये जो कुरीतियाँ हो रही हैं, हिंदी में ज़्यादा हो रही हैं, दूसरी भाषाओं में बढ़ रहा है, तो इससे बचना चाहिए। कोई एक संदेश नए पत्रकारों के लिए जो आप दे? नहीं, अपना कोई संदेश नहीं, क्योंकि हम उस स्थिति में प्राप्त नहीं हैं अभी कि हमें कोई संदेश दे सकें। हम दो बातें कहते हैं। एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि पत्रकार जो भी लिखे और उसमें जो भी दिखाए, उसके प्रमाण और परिणाम पर विचार करके करे। आप जो कह रहे हैं उसका प्रमाण क्या है, बताओ प्रामाणिक रूप से सही है कि नहीं, एक बात तथ्यपूर्ण बात। और दूसरा उसका परिणाम क्या होगा। यदि कोई ऐसा सत्य आपके पास है जिससे दंगे भड़क सकते हैं, तो आपको सत्य से बचना चाहिए। तो एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी का ये जो बहुत आदर्श वो है। दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी का, आपकी कलम की कीमत लगेगी, बार बार लगेगी, लेकिन जिस बार आप कीमत एक बार स्वीकार कर लोगे, उसके बाद आपकी कलम की कीमत नहीं रह जाएगी। आज पत्रकारिता के साथ यही दिक्कत स्थिति हो रही है। और तीसरी बात विनोबा भावे की। विनोबा भावे सबसे बड़े, गांधी जी और विनोबा भावे दो ही हमारी देव मूर्तियां हैं। विनोबा भावे कहते थे कि थर्मामीटर दूसरों का बुखार इसलिए नाप सकता है क्योंकि थर्मामीटर को अपना बुखार नहीं होता। ठीक। तो वही पत्रकार सही समाज को दिशा दे सकता है जो खुद निर्विकार हो, ना वो किसी चीज में कुछ मिलाए और ना कुछ घटाए।
ना उसमें मिर्च मसाला लगाए और ना उसमें कुछ काट छाट करे। जो जैसा है जस का तस वो प्रस्तुत करते, यही है। ये थे विजय दत्त श्रीधर जी। 77 वर्ष की उम्र में भी उसी आत्मबल, उसी सक्रियता के साथ इस संस्थान को सेवाएं दे रहे हैं और इस संस्थान को एक ऐसा विश्वास का केंद्र बना दिया कि जहां दुनिया भर के लोग अपना अमूल्य साहित्य यहाँ जमा करते हैं। नए विद्यार्थियों के लिए शोध आप संख्या बता चुके हैं। आपको 2012 में पद्मश्री भी मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको मिल रहा है, ये जो सप्रे संग्रहालय की स्थापना करके, उसकी कोई कीमत नहीं होती। सहजता में हम कह देते हैं कि सप्रे संग्रहालय की स्थापना है, लेकिन जब इसमें आप आएंगे, घूमेंगे और देखेंगे एक एक अलमारी को, एक एक फाइल को, तब पता चलेगा कि इसमें कितनी शिद्दत के साथ, कितना समय, तन मन धन क्या नहीं लगा होगा। मैं सार्थक संवाद के माध्यम से पत्रकारिता में रुचि रखने वाले सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि जब भी आप राजधानी भोपाल आएँ, समय निकाल कर सप्रे संग्रहालय जरूर आएँ। आपको पता चलेगा, आपको अनुभव होगा जैसे कोई किसी तीर्थ यात्रा से लौट के आता है, उसको सुकून मिलता है। ऐसे ही आपको यहाँ आने के बाद एक सुकून जरूर मिलेगा कि हमारी धरोहर सुरक्षित है, हमारा भविष्य यहाँ से प्रकाश लेता रहेगा, ऊर्जा लेता रहेगा और एक दिशा भी देता रहेगा, क्योंकि उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में बहुत अंतर भी आया है। आज के लिए इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करके करेंगे। तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को नमस्कार जी।